हेलो दोस्तों, मैं गौरव आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल गौरव कॉन्सेप्ट पे। और हम लोगों ने दिल्ली पुलिस के लिए एक जीएस की सीरीज चलाई थी जिसे मैंने सिलेक्शन सीरीज का नाम दिया था। और इससे पहले मैं आपकी 2 क्लासेस ले चुका हूं जिसमें मैंने आपको बताया था पार्ट 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। और अब हम बात कर रहे हैं पार्ट 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। कल की जो मैंने आपकी क्लास ली थी जिसमें मैंने आपको बताया था नागरिकता के बारे में, और मैंने आपको बताया था सिटीजनशिप हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 2 के अंदर लिखा हुआ है। दूसरा, जब हम सिटीजनशिप की बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हमने सिटीजनशिप को कॉपी कहां से किया है, ब्रिटेन से, यानी कि ब्रिटेन से हमने इस प्रावधान को लिया है। दूसरा, हमारे देश की जो नागरिकता है वो कैसी नागरिकता है, सिंगल सिटीजनशिप है। तीसरा, मैंने आपको बताया था कि हमारे जो आर्टिकल्स हैं उसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया था। इसके आर्टिकल 5 से 11 थे। मैंने 5 से 8 आर्टिकल्स को, उन आर्टिकल्स को बताया था जब संविधान हमारा लागू हुआ था उस समय जो प्रावधान दिए गए थे, उन आर्टिकल्स को मैंने 5 से 8 में तोड़ा था। और मैंने आपको बताया था आर्टिकल 9 से 11, जिसमें अगर कोई भी कानून बनाना है हमें इन नागरिकता के नियमों के अनुसार, उन्हें हम 9 से 11 के बीच में देखेंगे। स्पेशली वैसे तो आर्टिकल 11 इसकी बात करता है, लेकिन फिर भी मैंने इसको 2 पार्ट्स में तोड़ के पढ़ाया है। पहले पार्ट की अगर हम बात करें, जिसमें मैंने आर्टिकल 5 की बात की थी, जिसमें मैंने आपको कल बताया था नागरिकता की परिभाषा के बारे में। कहने का मतलब, जब हमारा संविधान लागू हुआ उसके अनुसार आर्टिकल 5 के तहत वो कौन कौन से लोग होंगे जो हमारे देश के नागरिक होंगे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि वह व्यक्ति जिसका जन्म भारत में हुआ होगा वो व्यक्ति कहाँ का नागरिक कहलाएगा, भारत का। या जिसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो वो व्यक्ति भारत का नागरिक कहलाएगा। या फिर संविधान लागू होने के समय से 5 वर्ष पहले वो कहाँ पे निवास कर रहा हो, भारत में निवास कर रहा हो, वो व्यक्ति भी कहाँ का नागरिक कहलाएगा, भारत का नागरिक कहलाएगा। दूसरे आर्टिकल नंबर 6 में मैंने आपको बताया था पाकिस्तान से भारत आए हुए लोगों की नागरिकता के बारे में। जो लोग पाकिस्तान से भारत आए हैं उन लोगों को किस तरीके से नागरिकता दी जाएगी, उसमें मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बताया था, कल एक डेट के बारे में बताया था जिसको मैंने कहा था 19 जुलाई 1948। 19 जुलाई 1948 से पहले जो भी व्यक्ति भारत में आया है वो ऑटोमेटिकली भारत का नागरिक होगा। और जो 19 जुलाई 1948 के बाद भारत में आया है उसको रजिस्ट्रेशन के थ्रू हमें क्या देनी पड़ेगी, नागरिकता देनी पड़ेगी। फिर मैंने आपको बताया था तीसरे आर्टिकल के बारे में, जो था हमारे पास आर्टिकल नंबर 7, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था वो व्यक्ति जो भारत से कहाँ चले गए, पाकिस्तान चले गए। अब जो व्यक्ति भारत से पाकिस्तान गए हैं उनकी नागरिकता को हम क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। लेकिन कुछ समय बाद उनका मन नहीं लगा, मान लो रियलाइज, मतलब कुछ भी कारण हो सकता है, वो पाकिस्तान से कहाँ आए, भारत आए, तो हमने एक डेट निश्चित की थी जिसे हमने कहा था 1 मार्च 1947। अगर 1 मार्च 1947 के बाद कोई व्यक्ति भारत में आता है तो उस व्यक्ति को हम भारत की नागरिकता देंगे रजिस्ट्रेशन के थ्रू। दूसरा, भारत में 6 महीने तक उसे रहना होगा और 6 महीने के बाद वो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेगा और फिर उसको क्या दी जाएगी, नागरिकता दी जाएगी। आज जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, और वो आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 8। आर्टिकल नंबर 8 किसकी बात करता है, आर्टिकल नंबर 8 बताता है कि भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्ति जो भारत के नागरिक हों लेकिन किसी कारणवश से कहाँ रह रहे हों, भारत से बाहर रह रहे हों, उन व्यक्तियों को हम भारत की नागरिकता दे सकते हैं। लेकिन उनको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। ठीक, एक हमने कहा है एनआरआई, एक हमने कहा है पीआईओ, एक हमने कहा है ओसीआई। ठीक, भारत से बाहर रहने वाले व्यक्ति जो भारत के ही नागरिक हैं, कहने का मतलब या तो उनका जन्म भारत में हुआ हो या उनके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी में से कोई एक भारत का निवासी हो अकॉर्डिंग टू दी 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, 1935 भारत शासन अधिनियम के तहत वो व्यक्ति भारत का नागरिक रहा हो। ये हम लोग पढ़ेंगे जब मैं आपको मॉडर्न इंडिया पढ़ाऊंगा या हम कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ेंगे भारत का संवैधानिक विकास, उसके अंदर मैं आपको पढ़ाऊंगा। अब हम 3 लोगों को जो हमने डिवाइड किया है जो भारत से बाहर रहते हैं उसको हमने एनआरआई, पीआईओ और ओसीआई कहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें यह जानना है कि एनआरआई क्या होते हैं, पीआईओ क्या होते हैं और ओसीआई क्या होते हैं। इन तीनों के बारे में हमें बात करनी है। जब हम एनआरआई, पीआईओ और ओसीआई के बारे में बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट है एनआरआई। एनआरआई को बोलते हैं नॉन रेजिडेंस इंडियन, कहने का मतलब इसको हम नाम देते हैं अप्रवासी भारतीय। ऐसे लोग जो भारत के नागरिक होते हैं परंतु किसी कारण से, कहने का मतलब या तो नौकरी या व्यवसाय, बिजनेस पर्पस से भारत से बाहर जाते हैं,
उस व्यक्ति को हम एनआरआई व्यक्ति कहते हैं। लेकिन एनआरआई व्यक्ति केवल उसी कैटेगरी में आएगा जो व्यक्ति भारत से बाहर 182 डेज, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा पेपर में आने वाला क्वेश्चन ही यही है। अगर पेपर में क्वेश्चन पूछेगा तो वो यही पूछेगा, हर एक बच्चे को ये याद होनी चाहिए कि 182 दिन से ज्यादा अगर कोई व्यक्ति भारत में रहता है जो नौकरी या व्यवसाय के पर्पसेस से गया हुआ है, उस व्यक्ति को हम एनआरआई की कैटेगरी में डालते हैं। ऐसा नहीं है कि आप किसी नौकरी से 2 दिन के लिए भारत से बाहर गए और आपको क्या कह दिया गया, एनआरआई कह दिया गया। नहीं, ऐसे व्यक्ति एनआरआई नहीं कहते। एनआरआई व्यक्ति वो होते हैं जो 182 दिन से ज्यादा, ठीक, मतलब अगर आप 182 दिन को देखोगे तो 182 दिन से ज्यादा जो व्यक्ति भारत से बाहर रहते हैं उनको हम एनआरआई कैटेगरी में डालते हैं। मेरे अकॉर्डिंग ये जो एनआरआई व्यक्ति होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति होते हैं। इन व्यक्तियों को हम भारत से बाहर भेजते हैं और ये विदेशों में पैसा कमा के अपने देश में लेके आते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट व्यक्ति है एनआरआई। जैसे अगर हम बात करें, हम कनाडा की बात करें तो आपने देखा होगा बहुत सारे पंजाबी जो हैं वो कनाडा में रहते हैं, ठीक। या फिर अगर हम बात करें, बहुत केरला के लोग हैं, ठीक, केरला के लोग भी विदेशों में बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं। या हमारे देश में अलग अलग जगह से जो अलग अलग लोग हैं वो विदेशों में जाके काम करते हैं, ठीक। तो उन व्यक्ति को हम एनआरआई कैटेगरी में डालते हैं। कायदे में वो व्यक्ति भारत के नागरिक हैं। अब जब ये व्यक्ति एनआरआई व्यक्ति होता है तो ये व्यक्ति पासपोर्ट धारक होता है। कहने का मतलब पासपोर्ट इसके पास होता है। दूसरा, क्या ऐसे व्यक्ति को वीजा की आवश्यकता होती है या नहीं होती विदेशों में काम करने के लिए? नहीं, ऐसे व्यक्ति को वीजा की जरूरत नहीं होती। सबसे इंपॉर्टेंट है, ऐसे व्यक्ति के पास वोट डालने का अधिकार होता है। ये व्यक्ति विदेश में रहते हुए भी वोट डाल सकता है। कहने का मतलब ये अपनी वोट बाय पोस्ट के थ्रू भी पोस्ट कर सकता है, ठीक। ऐसा प्रावधान हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू है। तो इसको सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, इसके पास वोटिंग का राइट होता है। 182 दिन से ज्यादा ये व्यक्ति बाहर रहता है। ऐसा व्यक्ति जो नौकरी के पर्पसेस से और व्यवसाय के पर्पसेस से भारत से बाहर रह रहा हो, उस व्यक्ति को हम एनआरआई कैटेगरी में डालते हैं। दूसरा, कई बार हम जब कोई फॉर्म फिलअप करते हैं या हम किसी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेते हैं तो हम वहाँ देखते हैं वहाँ एनआरआई कोटा भी होता है। कहने का मतलब इन व्यक्तियों को कुछ स्पेशल राइट्स भी दिए जाते हैं भारत में, जिसे हम एनआरआई कोटा या कुछ भी कह सकते हैं। तो स्पेशल राइट की कैटेगरी में ये लोग आते हैं। कहने का मतलब हम ये कह सकते हैं कि हम इन्हें स्पेशल राइट्स देते हैं, या हम इन्हें कह सकते हैं विशेष अधिकार देते हैं, जो विशेष अधिकार और लोगों को प्राप्त नहीं होते। बाकी जो भी राइट एक नॉर्मल इंडियन को प्राप्त होते हैं वही राइट प्राप्त होते हैं किसको? एनआरआई व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। दूसरे नंबर की हम बात करते हैं पीआईओ, इसे हम कहते हैं पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, या इसे हम कहते हैं भारतीय मूल का व्यक्ति। अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी में हम इसे बोलेंगे भारतीय मूल का व्यक्ति, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ठीक। हमारे देश में कुछ ऐसे लोग थे जिन्हें किसी कारणवश भारत से बाहर जाना पड़ा, ठीक, लेकिन उनका जन्म, उनके माता पिता, उनके दादा दादी, उनके नाना नानी रहने वाले कहाँ के थे? भारत के थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपना एग्जाम्पल लूँ, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आज आप लोगों को ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, लेकिन हो सकता है कि कल को मैं विदेश में चला जाऊँ, ठीक। मेरे बच्चों ने भी वहीं जन्म लिया, उन्होंने वहीं की नागरिकता ली, लेकिन अगर मैं अपने आप को देखूं और मैं अपने पूर्वज को देखूं तो वो रहने वाले लोग कहाँ के हैं? भारत के हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को हमारी गवर्नमेंट, जब वो लोग भारत में आते हैं तो उनको हम पीआईओ कार्ड के थ्रू क्या दे सकते हैं? नागरिकता दे सकते हैं, ठीक। आपने बहुत सारे लोग सुने होंगे, जब हम करंट अफेयर भी पढ़ते हैं तो हम एक नाम पढ़ते हैं पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। अब एक्चुअली है क्या, हर एक व्यक्ति को तो इंडियन गवर्नमेंट पीआईओ कार्ड के थ्रू नागरिकता नहीं दे सकती। उन लोगों को नागरिकता दी जाती है जो कुछ विशेष काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने कई बार देखा होगा, जैसे आपने सुनीता विलियम्स का नाम सुना, या फिर आपने कोई ऐसे व्यक्ति का नाम सुना जिसने कोई माउंट क्लाइंब कर लिया, या पर्वतारोही का नाम सुना होगा, ठीक। वो व्यक्ति क्या करते हैं, किसी माउंट को क्लाइंब किया या फिर किसी पर्वत को फतेह कर ली, तो तुरंत इंडिया वाले बोलते हैं कि भाई ये आदमी तो कहाँ का है? भारत का है। आप देखो इसकी हिस्ट्री है। तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन शब्द वहां पे लगाया जाता है, उसी व्यक्ति को हम बोलते हैं पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ऐसा कॉन्सेप्ट हमारी गवर्नमेंट लेके आई थी इन द ईयर ऑफ 2002। ऐसे व्यक्ति विदेशों में ही रहते हैं। ये व्यक्ति तो भारत में रहते हैं, लेकिन ऐसे व्यक्ति विदेशों में रहते हैं। ये भारतीय नागरिक नहीं होता है, ये विदेश का ही नागरिक होता है, लेकिन इसके पूर्वज कहाँ के होते हैं? भारतीय होते हैं, ठीक। ये व्यक्ति 180 दिन तक भारत में रहने के बाद किसके लिए अप्लाइड कर सकते हैं? सिटीजनशिप के लिए अप्लाइड कर सकते हैं। आपको ये बात भी ध्यान रखनी है, ये लोग भारत में आएंगे, जब कोई भी विदेशी व्यक्ति भारत में आता है तो उसे एज अ नॉर्मल,
ठीक फॉरेनर की तरह ट्रीट किया जाता है। लेकिन अगर वो व्यक्ति पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है और वो 6 महीने तक भारत में रहता है तो उस पर नजर रखी जाती है, और नजर रखने के 6 महीने के बाद अगर वो चाहे तो पीआईओ कार्ड के थ्रू अप्लाइड कर सकता है, किसके लिए, अपनी सिटीजनशिप के लिए। ऐसे व्यक्ति को पासपोर्ट की जरूरत होती है क्या? हाँ, ऐसे व्यक्ति को पासपोर्ट की भी जरूरत होती है। ऐसे व्यक्ति को वीजा की भी जरूरत होती है। हाँ, ऐसे व्यक्ति को वीजा की भी जरूरत होती है। क्या ऐसा व्यक्ति हमारे देश में राइट टू वोट का अधिकार रखता है? नहीं, ऐसे व्यक्ति को हमारे देश में राइट टू वोट का अधिकार नहीं है। कहने का मतलब ऐसा व्यक्ति हमारे देश में वोट डालने का अधिकार नहीं रखता है, और ना ही कोई पॉलिटिकल डेजिग्नेशन रख सकता है। कहने का मतलब राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, ऐसा कोई पॉलिटिकल डेजिग्नेशन या बड़ी पोस्ट को धारण नहीं कर सकता। दूसरी बात, इन व्यक्तियों को कुछ स्पेशल राइट्स भी प्रोवाइड नहीं होते। केवल ऐसा व्यक्ति पीआईओ कार्ड के थ्रू भारत की केवल क्या ले सकता है? नागरिकता ले सकता है। ठीक, और दूसरी बात आपको याद रखनी है कि श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, भूटान, इन देशों के जो लोग हैं वो देशों के लोग पीआईओ कार्ड के लिए अप्लाइड नहीं कर सकते हैं। ये पीआईओ कार्ड के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ठीक, पीआईओ कार्ड को बनाने के बाद सरकार ने इसकी वैलिडिटी को कितने साल रखा था? 7 साल रखा था। तो ये पीआईओ कार्ड होता है, बहुत आसान है याद करना। एनआरआई व्यक्ति वो होता है जो भारत में रहता है लेकिन किसी काम के पर्पज से, नौकरी के पर्पज से भारत से बाहर गया, और 182 दिन से ज्यादा अगर उसे भारत से बाहर हो गए तो वो व्यक्ति क्या कर सकता है? उस व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? एनआरआई कहेंगे। ये इसके पास पासपोर्ट होता है क्या? हाँ जी। क्या वीजा होता है? नहीं। क्या ये वोट डालने का अधिकार रखता है? हाँ। क्या इसको स्पेशल राइट प्राप्त होते हैं? हाँ। जैसे आपने एक व्यक्ति का नाम सुना होगा, दैट नेम वाज महात्मा गांधी। हमारे देश में एक कमेटी आई जिसको हम बोलते हैं एल.एम. सिंघवी कमेटी। इसको हम एल.एम. सिंघवी कमेटी बोलते हैं, और एल.एम. सिंघवी कमेटी 2002 में इसकी सिफारिश को रखा गया। और 2002 में जब इसके सिफारिश को रखा गया तो हमने ये कहा कि हम हर साल एक डे सेलिब्रेट करेंगे जिस दिन को हम बोलेंगे 9 जनवरी, और उस 9 जनवरी को हम बोलेंगे एनआरआई डे। और 9 जनवरी इसलिए सेलेक्ट किया गया क्योंकि जो महात्मा गांधी थे वो 1893 में कहाँ चले गए थे? साउथ अफ्रीका। और 2015 में कहाँ आए? 1915 में कहाँ आए थे? भारत में आए थे। तो लगभग 22 साल के बाद उनकी भारत में वापसी हुई थी 9 जनवरी 1915 को। इसीलिए 9 जनवरी 1915 को हम किस दिन के रूप में सेलिब्रेट करते हैं? एनआरआई डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में क्या किया जाता है? इसे सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन जब हम पीआईओ कार्ड की बात करते हैं, ऐसे नागरिक जो भारत के कभी नागरिक थे लेकिन इस समय वो कहाँ रह रहे हैं? विदेश में रह रहे हैं। उन्होंने विदेश की नागरिकता ले रखी है, लेकिन वो ये कहते हैं कि हमारे जो पूर्वज हैं वो रहने वाले कहाँ के हैं? भारत के हैं। तो वो पीआईओ कार्ड के थ्रू 6 महीने भारत में रहने के बाद किसके लिए अप्लाइड कर सकते हैं? सिटीजनशिप के लिए अप्लाइड कर सकते हैं। ऐसे नागरिक के पास पासपोर्ट की जरूरत है क्या? हाँ। वीजा की जरूरत है क्या? हाँ। क्या इसे वोट डालने का अधिकार है? नहीं, इसे वोट डालने का अधिकार नहीं है, और ना ही इसे कोई स्पेशल राइट प्राप्त है। दूसरा, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, भूटान के लोगों को पीआईओ कार्ड को देना, मतलब हमारी गवर्नमेंट ने इनको मना किया है। ऐसे ही हम एक और पढ़ते हैं जिसको हम बोलते हैं ओसीआई, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। हिंदी में इसको बोलते हैं समुद्री सीमा पार, ठीक, भारतीय नागरिक। इस कॉन्सेप्ट को गवर्नमेंट लेके आई 2003 में। ये व्यक्ति भी भारत का नागरिक नहीं है, भारत से बाहर रहता है, लेकिन ये कहता है कि मेरे पूर्वज कहाँ के नागरिक हैं? भारत के नागरिक हैं। ये भी किसके लिए अप्लाइड करेगा? सिटीजनशिप के लिए अप्लाइड करेगा। ठीक, इसको 2003 में जब शुरू किया गया तो इसको स्टार्टिंग में 16 कंट्री के लिए शुरू किया गया था, 16 देश के लिए शुरू किया गया था। लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश की बात करें तो पाकिस्तान और बांग्लादेश को इससे क्या किया गया? अलग किया गया। कहने का मतलब ये कहा गया कि जो व्यक्ति पाकिस्तान और बांग्लादेश का है उस व्यक्ति को हम नागरिकता ओसीआई कार्ड के थ्रू नहीं देंगे। दूसरा, क्या इस व्यक्ति के पास वीजा होता है? नहीं। जिस व्यक्ति का ओसीआई कार्ड बना दिया जाता है वो व्यक्ति के लिए जीवन भर के लिए वीजा दे दिया जाता है। दूसरा, इसे भी वोट डालने का अधिकार नहीं होता, इसे भी राइट का अधिकार नहीं होता। लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया? एक बहुत अच्छा काम किया, एक संविधान संशोधन किया 2015 में, और 2015 में इस पीआईओ को और ओसीआई को दोनों को कंबाइंड कर दिया गया, और दोनों को कंबाइंड करने के बाद इसकी वैलिडिटी, इसको ओसीआई कार्ड कहा गया, और ओसीआई कार्ड कहने के बाद इसकी वैलिडिटी कितने साल बना दी? 5 साल बना दी। अब इसका फायदा क्या है? जो भारत से विदेशों में लोग बाग रहते हैं
वो ओसीआई कार्ड के थ्रू हमारे देश की नागरिकता को ले सकते हैं, लेकिन उसकी एक वैलिडिटी होगी। एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट के बाद आपको उसे क्या करवाना पड़ेगा, दोबारा से मतलब दोबारा से उसको फिर रीशेड्यूल करवाना पड़ेगा। कहने का मतलब आपको उसको दोबारा रिन्यू करवाना पड़ेगा, जिसे हम कहते हैं ओसीआई कार्ड। तो आज की क्लास की अगर हम बात करें, जिसमें मैंने आपको बताया है पार्ट 8 ऑफ मतलब आर्टिकल 8 के बारे में, और आर्टिकल 8 बात करता है भारत से बाहर रहने वाले व्यक्ति। और भारत से बाहर रहने वाले व्यक्ति को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, एनआरआई, पीआईओ, ओसीआई। एनआरआई को हमने बोला नॉन रेजिडेंस इंडियन, ठीक, वो व्यक्ति जो किसी पर्पस, व्यवसाय या नौकरी के पर्पस से भारत से बाहर गया है, लेकिन कितने दिन, 182 दिन से ज्यादा, उसे एनआरआई कैटेगरी में रखेंगे। एनआरआई डे कौन से दिन मनाया जाता है, 9 जनवरी। 9 जनवरी 1915 को भारत में कौन आया, महात्मा गांधी। इसीलिए एलएम सिंघवी कमेटी की सिफारिश पर 9 जनवरी को हमने क्या बनाया, एनआरआई डे, भारतीय प्रवासी दिवस, ठीक, हर वर्ष बनाने की शुरुआत की गई। इसकी शुरुआत 2003 में की गई थी, ठीक। फिर हम बात करें, ऐसे व्यक्ति के पास पासपोर्ट होता है, हाँ जी, वीजा होता है, नहीं, वोट डालने का अधिकार है, और कुछ स्पेशल राइट प्राप्त होते हैं। फिर पीआईओ को बोला पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ओसीआई ऐसे व्यक्ति जो भारत से बाहर रहते हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि हमारे पूर्वज भारत के नागरिक हैं, तो हम उन्हें पीआईओ और ओसीआई कार्ड के द्वारा नागरिकता दे सकते हैं। लेकिन इन दोनों कार्ड को कंबाइन कर दिया गया 2015 में, संविधान संशोधन किया गया, ठीक, 2015 में, और उसके तहत इसको बोला गया ओसीआई कार्ड, और इसकी वैलिडिटी कितनी साल की गई, 5 साल की गई, ठीक। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, आप मुझे पसंद कर रहे हो, तो आप मेरे वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक। और ऐसी ही वीडियो अगर आप चाहते हो तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक। बाकी कल जब हम बात करेंगे तो हम आर्टिकल 9, 10, 11 और 9, 10, 11 की बात करेंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कितने तरीके से हमें नागरिकता मिल सकती है। बाकी आपका दिन बढ़िया रहे। गुड नाइट, बाय, धन्यवाद।